और सुनो भाई लोग, चलो लेट्स गो। सबकी माँ चाहती है कि उनके बच्चे अफसर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बने, पर आपने मुझे बेवकूफ बनने को कहा। क्यों माँ? आखिर आपने ऐसा प्रॉमिस मुझसे क्यों लिया? अपनी माँ की हार टंगी फोटो को देखते हुए 26 साल के राजवीर की आंखों में जितना दर्द था उतने ही सवाल थे। फिर राजवीर ने टेबल पर रखे एक इनविटेशन को उठाते हुए कहा, माँ, आज मुझे 20 साल बाद वर्धन मेंशन में बुलाया गया है। उन्होंने अपनी 150 साल की लेगेसी पूरी होने पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है जिसके मेन होस्ट होने वाले हैं डैड। ये बोलते ही राजवीर की आंखों में उम्मीद आ गई, जैसे वो इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा था। लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक पहुंची भी नहीं थी कि अचानक एक हवा का झोंका आया और उसकी मां की फोटो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। ऐसा अपशकुन? मां, क्या आप नहीं चाहती कि मैं वहां जाऊं? राजवीर ने कांच को इकट्ठा किया और मां को मनाते हुए कहा, मां, डैड ने पहली बार सामने से बुलाया है, मुझे जाना होगा। नाराज मत हो प्लीज, मुझे जाना ही होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था राजवीर के माँ बाप के बीच? क्यों चाहती थी उसकी माँ कि राजवीर बुद्धू बनकर रहे? कौन थी ये वर्धन फैमिली? अगले दिन वर्धन मेंशन में लोग महंगे कपड़े और ब्रांडेड ज्वेलरी के साथ एंटर हो रहे थे। वहीं राजवीर अपने एक ही घिसे पिटे पुराने सूट में अंदर पहुंचा तो गार्ड ने उसे बड़ी ऊंची नजरों से देखा, लेकिन उसके हाथ में इनविटेशन कार्ड देखकर उसे रोका नहीं। राजवीर जैसे ही अंदर घुसा वहां की लाइट चली गई। ड्रामेटिक एंट्री। अपने कुल के चिराग का वेलकम अंधेरे से किया जा रहा है। तभी एक स्पॉटलाइट ऑन हुई और एक रौबदार आदमी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज पूरे शहर को इस जगह पर वर्धन फैमिली के 150 साल के लेगेसी सेलिब्रेशन को एंजॉय करता देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। राजवीर अपने डैड भीम प्रताप वर्धन की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था, बस उस पल के इंतजार में कि कब वो उनसे डायरेक्टली मिल सके। पर अगले ही पल भीम प्रताप ने कुछ ऐसा कहा जिससे राजवीर की खुशी शौक में बदल गई। और इसलिए मैं इस विरासत, नाम और रुतबे को आगे ले जाने वाले वारिस का नाम आपके सामने अनाउंस करने वाला हूं। एंड ही इज माई वेरी डियर विराज, मेरा भतीजा जो मेरे बेटे से भी बढ़कर है। यह सुनकर राजवीर की सांसें रुक गई और हॉल में सभी लोग तालियां बजाने लगे। राजवीर शॉक्ड था। विराज? उसके किस्से पूरा शहर जानता है, फिर भी उसे वारिस अनाउंस कर दिया। विराज राजवीर को धक्का देते हुए स्टेज पर आगे बढ़ा और भीम प्रताप को गले से लगा लिया। भीम प्रताप ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस विराज, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस एम्पायर। राजवीर के मुंह से एकदम निकला, ओह, तो डैड ने मुझे ये सर्कस देखने बुलाया है। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बड़े पापा ने नहीं बुलाया तुझे, मैंने बुलाया है ताकि तू सर्कस का जोकर बने और हम एंटरटेन हो, बुद्धू साला। विराज ने स्टेज से उतरते हुए राजवीर के पास आकर बत्ती सी दिखाते हुए कहा। राजवीर चाहता तो विराज को पंच मार के उसके दांत तोड़ देता, लेकिन उसको अपनी मां से किया हुआ प्रॉमिस याद था। बेवकूफ बने रहना राजवीर, एकदम बुद्धू। राजवीर ने तुरंत अपने हाव भाव बदले और खुश होने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे थैंक यू विराज, मुझे यहां बुलाने के लिए। कितना सारा खाना है, मेरा फेवरेट पास्ता भी है, तुमने मेरे लिए बनवाया ना? है? बोलो ना। ये सुनकर विराज को राजवीर की बात पर हंसी आ गई। थैंक यू तो मुझे तुझे बोलना चाहिए कि तू ऐसा बददिमाग और मंद बुद्धि है, वरना तेरा बाप मुझे थोड़ी ना वारिस बनाता। राजवीर ने उसकी बात को काटते हुए फूड काउंटर की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी नहीं रखे हैं क्या? विराज चिढ़ गया, तू यहाँ चिली फ्लेक्स खाने आया है? पास्ता चाहिए तुझे? अबे साले, तेरे बाप के साथ साथ तेरी हॉट सी बीवी भी हड़प लूं। यह सुनकर राजवीर अपना आपा खोने ही वाला था, पर उसने अपनी मुट्ठी कस के गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन विराज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अबे ओ बेवकूफ, बीवी के पैसों पर पलते शर्म नहीं आती तुझे? उसके बदले में बीवी को कुछ देता भी है या नहीं? क्योंकि सुना है कि तुम साथ सोते भी नहीं। राजवीर के सब्र का बांध टूटने को था, इसलिए उसने जल्दी से पास आते वेटर की ट्रे से पानी का ग्लास लिया और एक ही सांस में पी गया। विराज को राजवीर के रिएक्ट न करने से और चिढ़ मच रही थी, इसलिए उसने एक बार फिर और उंगली की। तुझसे नहीं होता तो मेरे पास भेज दे बीवी को, असली मर्द से मिलवा दूंगा। भाई के लिए
इतना तो कर ही सकता हूं, है ना? राजवीर ने विराज का हाथ कस के पकड़ लिया। वो चाहता तो उसका सर ग्लास से फोड़ देता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की खातिर उसने उसका हाथ मरोड़ा। लेकिन विराज के लिए वो भी काफी था। उसे लगा मानो उसकी हड्डी और पसलियां दोनों चकनाचूर हो गई हैं। वो जोर से चिल्लाया, अबे पागल हो गया है क्या तू? छोड़ मेरा हाथ! लेकिन राजवीर ने उसे नहीं छोड़ा। तभी पीछे से किसी ने राजवीर को खींचा। हो क्या रहा है यहाँ? राजवीर गुस्से में पलटा। डैड! अपने सामने राजवीर को देख भीम प्रताप शॉक्ड रह गए। What the hell you are doing here? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? राजवीर ने उन्हें समझाने की कोशिश की। डैड, अभी इंपॉर्टेंट यह है कि ये विराज वारिस बनने के लायक नहीं है। सालों बाद आज फिर गलत फैसला लिया है आपने। मैंने गलत फैसला लिया? अच्छा, तो किसे बनाता वारिस? तुम्हें? यूजलेस और स्टूपिड राजवीर को? डैड, आप मेरे बारे में जैसा सोचते हैं वो सच नहीं है। ओह, रियली? तो तू वारिस बनना चाहता है? तो चल, दिया तुझे भी एक मौका। मैं तुझे चैलेंज देता हूं राजवीर, इस खानदान के सब लड़कों की तरह अपनी कमाई से 1 करोड़ जमा कर और बन जा वारिस। 100 करोड़ है मेरे पास। राजवीर के जवाब ने वहां मौजूद सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। लेकिन तभी उसके डैड जोर जोर से हंसने लगे। 100 करोड़? 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं पता भी है? कर देना बेवकूफों वाली बात यहां भी। तभी विराज के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। क्या बड़े पापा, किसके साथ उलझ गए हैं आप? ये तो बददिमाग है, कुछ भी बोलता है। तब भीम प्रताप ने राजवीर को उंगली दिखाई। अगली बार जब अकाउंट में 1 करोड़ और सवाल पूछने की औकात हो तब यहां आना, वरना उसी तरह यहां से फेंका जाएगा जैसे सालों पहले तेरी मां को फेंका था। समझा? गेट लॉस्ट! ये कहकर उन्होंने राजवीर को बाहर का रास्ता दिखाया और पीठ फेर ली। तभी विराज उसका और तमाशा बनाने के लिए चिल्लाया, अरे धक्के मार के निकालो इस भिखारी को। सारा मीडिया यहाँ हमारी फैमिली हिस्ट्री और सक्सेस को देखने आ रहा है, इस लूजर को नहीं। बाहर निकालो इसको। 4-5 गार्ड्स ने राजवीर को हिलाना चाहा, मगर ये क्या, इतने गार्ड्स मिलकर भी उसे 1 इंच तक नहीं हिला पाए। ये देखकर सब शॉक्ड रह गए। लेकिन राजवीर तो अंगद की तरह जमा अपने डैड को ही घूर रहा था। आखिर क्या गलती थी मेरी और मेरी मां की? क्यों निकाला था हमें यहां से? विराज गुस्से में आगे बढ़ा। अरे निकालो इसको, मुंह क्या देख रहे हो? तब राजवीर को एहसास हुआ कि अभी सही वक्त नहीं है। उसकी मां की बात फिर से उसके कानों में गूंजी। जिंदा रहने के लिए बेवकूफ बनना होगा बेटा, सही वक्त आने तक। और राजवीर ने अपना बदन ढीला छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर विराज ने उसे खींचा और बाहर कीचड़ में धकेल दिया। तेरी औकात ये कीचड़ है, ये मेंशन नहीं। बड़ा आया वारिस बनने है? वो टॉन्ट मारता हुआ अंदर चला गया। राजवीर वहां से गुस्से में जाने ही वाला था कि कोई उससे टकराते हुए निकल गया। लेकिन राजवीर को एहसास हुआ कि इस आदमी ने उसके कोट की जेब में कुछ डाला है। वो उस आदमी की शक्ल भी नहीं देख पाया था, और अंदर रखे कागज को जब उसने पढ़ा तो वो हैरान हो गया। तुम्हारी मां से जुड़ा राज, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें यही मिलेगा। राजवीर ने हवेली के चारों तरफ देखा, पर अमीरों की इस भीड़ में वो आदमी कहीं गुमसा हो गया था। राजवीर के मन में एक ही ख्याल आया, जिन लोगों ने आज मुझे धक्के मारकर इस भरी महफिल से निकाला है, एक दिन वही लोग मुझे वापस बुलाएंगे। आई प्रॉमिस यू डैड, आई प्रॉमिस यू, वरना मैं अपनी मां की औलाद नहीं। बेइज्जती का घूंट पीकर राजवीर एक आलीशान घर के बाहर पहुंचा, जहां मल्हांस लिखा था। घर का दरवाजा खुला देख वो जल्दी से घर के अंदर घुस गया। थैंक गॉड दरवाजा खुला है, बस अब कोई मिले नहीं। मगर आज भगवान भी कान में रुई डालकर बैठे थे। वो कीचड़ में सने जूते बगल में दबाए आगे बढ़ रहा था कि तभी एक तीखी आवाज ने उसके होश उड़ा दिए। ये मुंह छिपाए अंदर कहां घुस रहा है, कामचोर? राजवीर घबरा कर पलटा तो सास मोहिनी चेहरे पर 2 किलो मेकअप, बाल हाईलाइट और मिजाज में जहर लिए घूर रही थी। आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है मॉम। चुप, ये मक्खन अपने बैग पे लगाना। कहां गायब था और कौन सी नाली में नहाकर आया है? वो मॉम। शट अप! मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, इसलिए तू भाग गया। मुझे समझ नहीं आता क्या? राजवीर मन में बुदबुदाया। कितनी शानदार किस्मत है मेरी, करोड़पति हूं और नौकर वाली जिंदगी जी रहा हूं। कब होगा मेरा मकसद पूरा और कब खत्म होगा ये सब? मोहिनी ने गंदा कपड़ा उसके मुंह पर मारा। जा मुंह धो और खाना बना, बेकार इंसान। वो अपनी हाई हील्स टकटकाती हॉल में चली गई और राजवीर
बेचारा सा मुंह लिए किचन में चला गया। लेकिन किस मकसद की वजह से वो इस सब सह रहा था। थोड़ी देर बाद मल्हान मेंशन मोहिनी की सहेलियों के ठहाकों से गूंज रहा था। राजवीर जूस की ट्रे लिए एंटर हुआ कि अचानक मोहिनी की दोस्त पम्मी बोली, विराज वर्धन का रिश्ता, वाह! ये नाम सुनकर राजवीर ठिठका, मगर तभी एक खूबसूरत लड़की महफिल में शामिल हुई, जिसके आते ही राजवीर सब कुछ भूल गया। हेलो आंटी। ये थी सौम्या, राजवीर की वाइफ, लेकिन राजवीर को देखती तक नहीं थी। उसे देख सब मुस्कुराए और पम्मी तुरंत बोली, मैं तो कहती हूँ फौरन हाँ बोल दे मोहिनी। राजवीर और सौम्या कुछ नहीं समझ पाए तो सहेली नंबर 2 रिमी बोल पड़ी, वेरी ट्रू, कब तक सौम्या इस नौकर को झेलेगी? विराज के साथ शादी के लिए हाँ बोल ही दे। ये सुनकर राजवीर और सौम्या दोनों हक्के बक्के रह गए। इन सोशल बटरफ्लाइज को तो बस गॉसिप की अंगीठी में हाथ सेकने थे। पम्मी ने स्प्रिंग रोल मुंह में दबा सौम्या को आंख मारी, विराज वर्धन का अगला वारिस है, हाँ कर दे सौम्या, ऐश करेगी ऐश। राजवीर की मुट्ठियां कस गईं। कमीने विराज ने सौम्या के लिए रिश्ता भेजा है, I'll kill him। तभी सौम्या की आवाज उसके कानों में पड़ी, आंटी आप भूल रही हैं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूं। राजवीर में तो जैसे जान ही लौट आई। तभी पम्मी हंस पड़ी, मैरिड? कम ऑन सौम्या, ये मैरिज नहीं डिजास्टर है। जस्ट डिवोर्स दिस यूजलेस एंड मूव ऑन सौम्या। डिवोर्स शब्द ने राजवीर को अंदर तक हिला दिया। उसने गुस्से में 2 स्प्रिंग रोल अपने मुंह में दबाकर ऐसे चबाए जैसे वो विराज को ही चबा रहा हो। तभी रिमी और पम्मी सौम्या को घेर कर बैठ गईं। अरे मेरे दामाद को देख, जान छिड़कता है मेरी बेटी पर, स्विट्जरलैंड ले गया उसे सरप्राइज देने। ये सुन सौम्या की आंखें उदासी से भर गईं। राजवीर का जमीर उसे धिक्कारने लगा, मेरी वजह से सौम्या को कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती है। मगर आंटीज अभी भी रुकी नहीं। जस्ट डिवोर्स, मूव ऑन सौम्या, पुअर गर्ल। इन बातों से फ्रस्ट्रेट होकर सौम्या चिल्लाई, बस कीजिए आप लोग, शादी एक बार होती है और मेरी हो चुकी है, समझे आप लोग। उसने हाथ में पकड़ा ग्लास पटका और दनदनाती कमरे में चली गई। राजवीर सौम्या को बस देखता रह गया। तुम्हारी इसी अदा का तो मैं दीवाना हूं सौम्या। 3 साल में एक भी बार तुमने मुझे ना अच्छा कहा और ना बुरा, और आज सबके सामने हमारे रिश्ते के लिए खड़ी भी हो गई। इस बात ने राजवीर को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सौम्या ने इस यूजलेस राजवीर से आखिर शादी की ही क्यों थी? इधर राजवीर अपने छोटे से कमरे में अपनी मां की डायरी लिए बड़बड़ा रहा था। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है मां। उस वर्धन परिवार ने मुझसे घर, पिता का प्यार, मां और आत्मसम्मान सब कुछ छीन लिया। लेकिन अब मैं सौम्या को नहीं खो सकता। मुझे आपसे किया वादा तोड़ना होगा मां। फिर मोबाइल पर सौम्या की फोटो देखते हुए वो बोला, बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए सौम्या, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा पति कोई रोडपति नहीं बल्कि करोड़पति है। मगर तभी सौम्या की चीख ने उसके होश उड़ा दिए। वो पैनिक होकर बाहर भागा तो सौम्या सबको बता रही थी, दादी हॉस्पिटल में है और उनकी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलिए। ये सुन सब हॉस्पिटल भागे। वहां दादी का इलाज हॉस्पिटल के हेड और सौम्या के चाचा डॉक्टर श्याम मल्हान कर रहे थे। मां अब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। तभी राजवीर ने कुछ ऐसा कहा कि सबके होश उड़ गए। वो बोला, नहीं, दादी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। व्हाट? काली जुबान, चल निकल यहां से, तू तो चाहता ही यही है। सौम्या के चाचा श्याम मल्हान ने सख्ती से कहा, लेकिन राजवीर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। राजवीर की इंसल्ट देख सौम्या ने नजरें झुका ली। राजवीर को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये क्या, राजवीर वॉज राइट। दादी की सांसें उखड़ने लगी। ये देख चाचा जी ने घबराकर ऑक्सीजन लगाई। बाहर निकलो सब। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उन्होंने तुरंत किसी को कॉल किया, जल्दी आइए, मॉम की हालत बिगड़ गई है, प्लीज जल्दी कीजिए। सब हक्के बक्के थे कि दादी तो ठीक हो गई थी, फिर अचानक से ये सब। वही सौम्या का दिमाग थमका। राजवीर को कैसे पता चला कि दादी की हालत ठीक नहीं है? अभी वो कुछ भी समझ पाती कि उसने देखा राजवीर चुपके से दादी के रूम में घुसा और कमरा अंदर से बंद कर लिया। सौम्या ने पैनिक होकर दरवाजा पीटा। राजवीर, राजवीर दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो अंदर? तभी चाचा श्याम दौड़े दौड़े आए और दरवाजा पीटने लगे। बेवकूफ राजवीर, दरवाजा खोल, अगर मां को कुछ भी हुआ ना तो खाल उधेड़ दूंगा तेरी। लेकिन राजवीर ने दरवाजा नहीं खोला। दादी की ईसीजी मशीन ने तेज आवाज करनी शुरू कर दी और एक सीधी लाइन उनकी जिंदगी खत्म होने का इशारा करने लगी।
वही अंदर से आती बीप की आवाज ने सबके होश उड़ा दिए। चाचा जी जोर से चिल्लाए, अरे दरवाजा तोड़ो। तभी राजवीर ने दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। आखिर क्या किया था राजवीर ने दादी के साथ? कैसे जानता था राजवीर दादी की एग्जैक्ट कंडीशन? क्यों राजवीर से उसकी मां ने एक बुद्धू की जिंदगी जीने का वादा लिया? आखिर क्या वजह है राजवीर और उसकी मां को हवेली से निकालने की? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चींटियां हाथी का निक्कर लेकर तेजी से भागी। राजवीर जोर जोर से हंस रहा था। बिस्तर पर था दादी का बेजान शरीर। तभी श्याम ने हॉस्पिटल के कमरे में एंट्री ली और चिल्लाया, मां! श्याम की फटी आंखें देखकर राजवीर ने उसे एक झलक देखा और कान खुजाया। 1 2 3, लो, इनका मेलोड्रामा शुरू। राजवीर ने तुरंत कान में रुई लगाई और घड़ी में वक्त देखा। बस 3 मिनट और फिर दादी का गेम ऑन। श्याम ने मां को हिलाया पर वो नहीं हिली तो उसकी आंखें चमकी। फाइनली मर गई मां और इल्जाम आएगा इस बेवकूफ पर। गुड, मुझे इमीडिएटली वकील से नकली विल बनाने की बात करनी होगी। मगर दुनिया को दिखाने के लिए उसने जोर जोर से दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं क्या करूंगा? मां! ये दिखते ही राजवीर ने मन में सोचा, वाह चाचे वाह, अब तक तो वकील से दादी की फर्जी विल भी बनवाने का प्लान कर लिया होगा तूने, और यहाँ तमाशा कर रहा है। इंटरेस्टिंग। अपनी एक्टिंग को आगे बढ़ाते हुए चाचा जी ने राजवीर को अचानक जोर से धक्का मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? क्या कर रहा था बंद कमरे में? क्या किया तूने मेरी मां के साथ? बोल, क्या किया? उस धक्के से राजवीर की मुट्ठी कस गई। अभी मेरे मकसद को खत्म होने में वक्त ना होता तो चाचे तुझे अच्छे से बताता मैं यहाँ क्या कर रहा था। मगर राजवीर ने फौरन अपना रूप बदला और श्याम के पैर पकड़ लिए और पूरा ड्रामा मचा दिया। नहीं नहीं चाचा जी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस एक निर्दोष जोक सुना रहा था दादी को। वो उस जोक पर हमेशा हंसती हैं। सोचा वो खुश होकर जल्दी ठीक हो जाएंगी। बाय गॉड की कसम। ये बात सुनकर सौम्या शॉक्ड रह गई और सब राजवीर को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे और आपस में कह रहे थे, ये एक नंबर का बेवकूफ है, इसी ने कुछ किया है जो मां मर गई। राजवीर ने घड़ी दोबारा देखी, अभी भी 2 मिनट बाकी थे। जल्दी दादी जल्दी, वरना ये लोग मेरा बैंड बजा देंगे। मगर श्याम ने राजवीर को कॉलर से पकड़कर उठाया। निर्दोष जोक के बच्चे, जब पुलिस डंडे मारेगी ना तब सच बोलेगा तू कि तूने मेरी मां को कैसे मारा। राजवीर पर इतना बड़ा इल्जाम आया देखकर सौम्या के होश उड़ गए। उसने गुस्से में राजवीर को अपनी तरफ खींचा। तुम फंस जाओगे राजवीर, सच सच बताओ, तुमने दरवाजा बंद क्यों किया था? सौम्या की आंखें डर से भरी थी और राजवीर उसे इस हाल में देखकर तड़प उठा था। मैं तो बस हंसा रहा था दादी को, कसम से सौम्या। सौम्या को उसकी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आया। शट अप! सौम्या आज पहली बार राजवीर पर चिल्लाई थी। अपने प्यार के सामने शर्मिंदा होना, इससे बुरा और क्या हो सकता था राजवीर के लिए। उसने घड़ी देख मन में कैलकुलेशन की। बस कुछ पल और सौम्या, फिर तुम जान जाओगी कि मैंने क्या किया है। मगर श्याम ने उसे धक्के मारकर वार्ड से बाहर खदेड़ दिया। निकल बाहर, निकल! और पुलिस के आने तक गायब मत होना। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर राजवीर उसके पास भागा। सौम्या, रो मत प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। गेट आउट! अपनी शक्ल भी अब मुझे मत दिखाना। सौम्या को गुस्से में देखकर राजवीर वहां से निकल गया। कुछ ही मिनट बाद अचानक दादी जोर जोर से खांसती हुई उठी और पूछने लगी, हाथी की निक्कर, और बेहोश हो गई। यह सुनकर सौम्या के कान खड़े हो गए। दादी ने राजवीर का जोक सुनाया? क्या दादी के ठीक होने के पीछे राजवीर का हाथ है? उसने पलटकर हैरानी से बाहर देखा। राजवीर जा चुका था। लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या राजवीर कुछ छुपा रहा है या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं? सौम्या कश्मकश में थी और उसके चाचा श्याम दादी को बचाने का क्रेडिट बटोरने में लगा था। मैंने कहा था ना, मैं बचा लूंगा मां को। देखा, मौत के मुंह से वापस ले आया मैं अपनी मां को। मां! बिना सोचे समझे सारा परिवार उसे बधाई देने लगा, लेकिन सौम्या शक भरी नजरों से श्याम को देख रही थी। तभी चाचा ने दादी को मल्टीविटामिन इंजेक्शन ठोका और अपनी शेखी बखारी। बस अब देखना, कुछ ही वक्त में मां पहले जैसी चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। मगर ये क्या, इंजेक्शन दादी पचा नहीं पाई और उनकी सांसें उखड़ गईं और सबकी जान फिर से हलक में आ गई। ओह नो,
ये क्या हो रहा है? दादी की पल्स कॉन्टिन्यूसली गिरने लगी और श्याम ने मामला हाथ से निकलता देख सोचा, मर गए। इससे तो मां जिंदा ही नहीं होती। सारा इल्जाम उस नालायक निकम्मे के सर डाल देता। मगर अब क्या जवाब दूंगा सबको? इस बात से अनजान की दादी की हालत फिर से खराब हो गई है। राजवीर पार्किंग में गुस्से में भरा हुआ खड़ा था। ये दादी को ठीक होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब तक तो सौम्या का फोन आ जाना चाहिए था। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? तभी उसे सौम्या का कॉल आया, लेकिन सौम्या से नाराज राजवीर ने फोन पलट कर रख दिया। नहीं करूंगा बात। मेरी बात भी तो नहीं सुनी सौम्या ने। अरे कैसे बताता कि दादी को हंसाकर उनका हार्ट एक्टिव कर रहा था, मगर मैडम ने कह दिया गेट आउट। इधर सौम्या घबराई सी वार्ड से बाहर आई। राजवीर फोन क्यों नहीं उठा रहा? तभी उसने चाचा जी को किसी को फोन पर कहते सुना, मुझे नहीं लगता अब मां को बचाया जा सकता है। ये सुनते ही सौम्या के हाथ पांव फूल गए और उसने तुरंत दोबारा राजवीर को कॉल मिलाया। इस बार फोन उठ गया और सौम्या ने सीधा सवाल दागा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने दादी का कोई ट्रीटमेंट किया? डॉक्टर चाचा जी हैं, मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो तुमने झूठ क्यों बोला कि दादी उस जोक पर हमेशा हंसती थी? दादी ने तो आज तक तुमसे ढंग से बात तक नहीं की। राजवीर के माथे पर पसीना छलक आया। झूठ नहीं बोल सकता और सच बता नहीं सकता। साला लाइफ है या लट्टू? वो चुप रहा। तभी सौम्या बोली, आई नो, तुमने अंदर कुछ तो स्पेशल जरूर किया राजवीर। राजवीर की आंखें फैल गईं। ये सौम्या जितनी भोली लगती है उतनी है नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। तब सौम्या ने उससे रिक्वेस्ट की, राजवीर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कहते हुए सौम्या की आवाज लड़खड़ाई तो राजवीर का आशिक दिल पिघल गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो सब मुझे नहीं पता। चाहे जोक सुनाओ चाहे नाचो, बस दादी को ठीक कर दो प्लीज। बचा लो उन्हें मेरे लिए प्लीज राजवीर। पहली बार बीवी ने कुछ मांगा था, राजवीर मना कैसे करता? उसने सिर पर अपना रुमाल हवा में हिलाते हुए कफन सा बांधा। अब तो कोई पुलिस बुला या जेल करवाए, दादी को ठीक करना ही पड़ेगा। चल राजवीर, आजा अपने सुपर मोड में। सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर दादी वेंटिलेटर पर थी और कमरा खाली। राजवीर ने डॉक्टर श्याम के कैबिन की तरफ देखा। ओ तेरी, यहां तो वसीयत बननी भी शुरू हो गई। कैबिन में वकील बैठा हुआ था और सौम्या किसी दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले रही थी। राजवीर ने उसे देखा। मैडम सौम्या, तुम ना होती तो इस चाचे को आज ऐसा फंसवाता कि कभी डॉक्टरी करने के लायक न बचता। मगर खैर, बीवी का भाई और खूबसूरत लुगाई, उनको नाराज नहीं कर सकते। वो बड़ी फुर्ती से दादी के कमरे में घुसा और कमरा बंद कर लिया। मगर दादी के पास पड़ा चाचा जी का वो इंजेक्शन देखकर उसने चाचा को 4 गालियां सुनाई। शिट, ये इंजेक्शन, ये चाचा डॉक्टर भी है या फर्जी डिग्री ली है इसने? उसने फटाक से टेबल पर रखी कुछ दवाइयां उलट पलट कर देखी, जैसे वो उनके साथ काफी फेमिलियर हो। मिल गया। फिर जुगाड़ से दवा का एक बेजोड़ कॉम्बो इंजेक्शन रेडी किया। लकी हो दादी आप, जो आई एम हियर। अब कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। उसने अपनी बड़ाई करते हुए इंजेक्शन दादी को लगाया तो कुछ ही सेकंड्स में दादी का हाई बीपी नॉर्मल हो गया। चलो, अब दादी सेफ है। अब ये दवा हटा देता हूं, इससे पहले कि किसी को शक हो। उसने यूज्ड इंजेक्शन डस्टबिन में डालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये कैसे किया तुमने? और राजवीर की आंखें फटी रह गईं। राजवीर के सामने श्याम खड़ा था। उसने बात घुमाने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस कचरा हटा रहा था। अच्छा, मॉम मरने से एक कदम दूर थी, अब अचानक स्टेबल। ये कैसे किया तूने? राजवीर ने मनी मन उसे कोसा। अब बेड डिटेक्टिव की औलाद, इतनी पढ़ाई डॉक्टरी की होती तो आज ये नौबत आती ही नहीं। वो बहाना ढूंढते हुए बोला, आपसे ही तो सीखा मैंने। बकवास मत कर राजवीर, मुझे खुद इस बारे में नहीं पता था। अब सच सच बता दे, वरना। सालों से एक्टिंग कर रहे राजवीर ने सिर खुजाया। अब कैसे पीछा छुड़ाऊं इस चाचे से? तभी उसकी नजर वार्ड में रखी उनकी लिखी किताब पर पड़ी। अरे चाचा जी, आपकी इस किताब से सीखा मैंने ये सब। कितने अच्छे अच्छे नुस्खे लिखे हैं इसमें आपने। उसने कुछ पन्ने पलटे तो श्याम ने वो किताब छीन ली और ज्यादा कुछ सोचे बिना राजवीर को बाहर धकेला। मेरा नुस्खा है ना, तो मैंने ही बचाया मॉम को। चल अब बाहर जा। राजवीर ने बेवकूफ की तरह हाँ में सिर हिलाया और तुरंत जाने लगा कि तभी चाचा ने उसे आवाज दी, अरे रुक 1 मिनट। राजवीर पलटा। अब क्या रह गया चाचा? उसके बाद जो श्याम ने राजवीर से कहा उसे सुनकर राजवीर की त्योरियां चढ़ गईं। थोड़ी देर बाद
दादी की जान बच चुकी थी। सारा परिवार श्याम के नाम के कसीदे पढ़ रहा था। सौम्या अपनी एक ऑफिशियल कॉल निपटाकर दादी के रूम की ओर बढ़ने लगी। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं दादी कैसी होंगी, राजवीर से भी कुछ हुआ होगा या नहीं। मगर अंदर दादी को ठीक देख वो खुश हो गई। आई कांट बिलीव दिस, राजवीर ने आपको ठीक कर दिया दादी। राजवीर ने? अचानक एक साथ दो आवाजें सुनकर सौम्या पलटी तो पीछे उसके चाचा जी के बच्चे खड़े थे, अमायरा और रुद्र। अमायरा खानदान की स्पॉइल्ड किड और रुद्र एक नंबर का आवारा। क्या उस राजवीर इडियट के साथ रहते रहते तुम्हारा भी दिमाग जीरो हो गया है सौम्या? ओह गॉड, मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है। वो लल्लू राजवीर इन वाइट कोट। कहकर वो दोनों हंसे तो सौम्या की त्योरियां चढ़ गईं। शट अप बोथ ऑफ यू, राजवीर ने मेरे कहने पर ठीक किया है दादी को, समझे तुम दोनों? बस इतना कहना था कि रुद्र मुंह दबाए जोर जोर से हंसा। जो आदमी अपने पजामे का नाड़ा तक नहीं बांध सकता वो दादी को ठीक करेगा। वेकअप सौम्या। तब अमायरा ने स्वैग से अपने लॉन्ग नेल्स फ्लॉन्ट करते हुए उसे आंखें दिखाई। दादी को मेरे डैड ने बचाया है, उस इडियट ने नहीं। करेक्ट? सौम्या का मुंह उतर गया तो अमायरा ने चुटकी बजाकर उसे बाहर जाने का इशारा किया। तुम्हारा वो लल्लू पति तो यहाँ आया तक नहीं। ये सुनकर सौम्या को झटका लगा। क्या यहां नहीं आया तो कहां गया राजवीर? अमायरा पीछे से मजे लेते हुए बोली, जाओ जाओ और देखो, किसी कोने में बैठा रो रहा होगा तुम्हारा भोंदू। सौम्या माथे पर शिकन लिए मुट्ठी कसती बाहर निकली। राजवीर तो यहां आ रहा था, फिर कहां चला गया? सौम्या के रूम से निकलते ही शहर के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष वर्मा दादी को चेक करने पहुंच चुके थे, जिन्हें श्याम ने इमरजेंसी में बुलाया था। इनकी पल्स एकदम बराबर है, मगर तुमने जो रिपोर्ट भेजी वो तो बहुत क्रिटिकल थी श्याम। ये चमत्कार कैसे हुआ? श्याम जरा सक पकाया। मैंने जी जान लगा दी डॉक्टर आशुतोष। अच्छा, मगर कैसे किया आपने ये चमत्कार? श्याम के पास कोई सटीक जवाब नहीं था। इनके पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, जरूर ये कुछ छिपा रहे हैं। मुझे सच खुद पता करना होगा। ये ट्रीटमेंट श्याम के बस का नहीं था। इसी बात से आशुतोष का दिमाग खटका और वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी चैम्बर में पहुंचे। एक फुटेज देखते ही उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आई डोंट बिलीव दिस, ये इलाज तो इम्पॉसिबल है। इस टाइप का इलाज तो इस कंट्री में सिर्फ एक इंसान कर सकता है, लेकिन वो यहां कैसे हो सकता है? डॉक्टर आशुतोष की आंखों में हैरानी और मन में ढेरों सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। तभी उन्होंने खुद से कहा, मुझे पता करना होगा कि ये लड़का कौन है और ये सब कैसे जानता है। एक तरफ राजवीर अपनी तरफ से नेक काम कर रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि कोई था जो उसकी परछाई बनकर पिछले कुछ दिनों से उसे परख रहा था। वर्धन मैंशन में यह शख्स दाखिल हुआ और सीधा एक कमरे में पहुंचा। आपका शक बिल्कुल सही था, ये राजवीर जैसा दिखता है वैसा है नहीं भाई, बहुत पहुंची हुई चीज है ये सुनते ही विराज की मुट्ठियां कस गईं। मुझे उस बेवकूफ की तारीफ में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है मोंटी, साफ साफ कहो जो कहना है। मोंटी ने एक वीडियो अपने फोन में विराज को दिखाया। ये देखिए, इसकी इन हरकतों को देखकर लग रहा है कि बेवकूफ है। एक वीडियो में राजवीर सड़क पर किसी को सीपीआर दे रहा था, दूसरे वीडियो में किसी गुंडे को पंच मार रहा था और तीसरे में एक स्पेशल हैजमेट सूट पहनकर किसी सीक्रेट सी फैक्ट्री में घुस रहा था। यह देखकर विराज का दिमाग घूम गया। जानता था कुछ तो गड़बड़ है, वरना जिसके इतने सालों से इस हवेली को देखने तक की औकात नहीं थी, वो यहाँ वारिस का हक जताने कैसे आ गया? फिर उसने मोंटी की तरफ नोटों की गड्डी पटकी। ये कहाँ खाता है, सोता है, क्या करता है, इसकी हर सांस की खबर चाहिए मुझे। ये बेवकूफ हो ना हो, हमें बेवकूफ जरूर बना रहा है। मोंटी हमें से हिलाता हुआ तुरंत वहां से निकल गया और विराज गुस्से में भरा हुआ उस दिन को इमेजिन करने लगा जब वो राजवीर की जिंदगी को अपने हाथों से खत्म कर देगा। क्या है विराज की प्लानिंग? क्या वो पहुंच जाएगा राजवीर के सच तक कि वो सच में बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है? क्या सौम्या कभी जान भी पाएगी कि राजवीर ने ही बचाया दादी को? ऐसा क्या कहा श्याम चाचा ने राजवीर से जो राजवीर हॉस्पिटल से ही हो गया गायब? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये राजवीर हमेशा काम के टाइम पर कहां गायब हो जाता है? बड़बड़ाती सौम्या उसे ही ढूंढ रही थी कि तभी उसके कानों में राजवीर की आवाज पड़ी और उसके कदम रुके। अरे इनके हाथ की फॉर्मेलिटीज के चक्कर में अगर इनकी जान चली गई तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल?
राजवीर खून से लथपथ एक औरत को हाथों में लिए सिस्टर पर चिल्ला रहा था। ओ मिस्टर, आवाज धीरे, मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ। ये एक्सीडेंट है या सुसाइड, किसे पता? पहले पुलिस में रिपोर्ट होगी, फिर ट्रीटमेंट। राजवीर का चेहरा तमतमा गया। MCI रेगुलेशंस 2002 क्लॉज 2.1.1 फॉर्मेलिटी के बिना भी इलाज जरूरी है, वरना केस कर दूंगा। नर्स उसकी बात से बुरी तरह घबरा गई। आप वकील हो सर? अरे आप तो नाराज ही हो गए। आप फिर मत लो सर, मैं अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ। नर्स ने बिना पल गवाए ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो उस घायल औरत का 8 साल का बेटा रोते हुए राजवीर से लिपट गया। थैंक यू। जितना नर्स राजीव को देखकर हैरान थी, उससे कहीं ज्यादा शॉक्ड दरवाजे पर खड़ी सौम्या थी। ये राजवीर है, कभी वकील कभी डॉक्टर, आखिर है क्या ये? वहीं अंदर राजवीर ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे से कहा, कुछ नहीं होगा तेरी मम्मी को, चलो बस। तभी नर्स ने राजवीर को ब्लड डोनेट करने को कहा और वो तुरंत बेड पर लेट गया। ले लो जितना चाहिए, ससुराल वाले तो सारा दिन खून ही पीते हैं। सौम्या फटी आंखों से उसे देख रही थी। ये कोई एक्टर वेक्टर है क्या? घर पर तो सुई भी चुभती है तो पूरे दिन उई उई करता घूमता है, और यहाँ आराम से ब्लड डोनेट कर रहा है। और ये औरत और बच्चा है कौन? मैं तो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। सौम्या इस रात से पर्दा उठाने के लिए राजवीर की ओर बढ़ी ही थी कि उसे देखते ही राजवीर की हवा टाइट हो गई। ओए माँ, सौम्या यहाँ? अब तो पूरा वायवा होगा। कुछ सोच राजवीर बेटा, सोच। सौम्या ने हाथ बांधते हुए थोड़ा सख्ती से राजवीर से पूछा, ये सब क्या हो रहा है राजवीर? कौन है ये औरत और क्या बुराई कर रहे थे तुम मेरी फैमिली की? राजवीर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे यूं घबराया देख वो बच्चा कमर पे हाथ रखकर खड़ा हुआ। ओ दीदी, खबरदार जो इनको डांटा, इन्होंने मेरी मम्मी की जान बचाई है और इनकी जान बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सौम्या अचानक खुश हो गई। क्या, तुम्हारी मम्मी? थैंक गॉड, मुझे तो लगा। ये कहकर वो अचानक चुप हो गई, मगर राजवीर के फितूरी दिमाग ने उसे पकड़ लिया और मन में मुस्कुराया। ओहो, तो मैडम को जलन हो रही थी। लगता है आग तो दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। उसे यूं मुस्कुराता हुआ देख सौम्या ने उसे घूरा। हंस क्यों रहे हो? मुझे तो अपनी आंखों पर अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इसकी मम्मी की जान बचाई और खून भी दिया। उसके बाद से पल भर को राजवीर का ये बुद्धू बनने का मुखौटा खुद ब खुद गिर पड़ा। अपनी मां की मदद नहीं कर पाया तो सोचा किसी को अनाथ होने से ही बचा लूं। राजवीर, आज तुम बहुत अलग साउंड कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। ये सुनते ही बुद्धू राजवीर अलर्ट हो गया। अरे दिमाग की बत्ती जला राजवीर, ये क्या कर रहा है? कंट्रोल। सौम्या को शक हुआ तो तेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बाहर निकाल देगी। उसी वक्त नर्स ने उसके हाथ से सिरिंज निकाली। हो गया सर, आप जा सकते हैं। राजवीर ने अपने हाथ में रुई दबाई और मन में बड़बड़ाया, चल भाई राजवीर, इससे पहले ये डिटेक्टिव बनकर छानबीन चालू करे, अपनी स्टूपिडिटी प्रूव कर। और आइडियाज की कहां कमी थी राजवीर के पास। वो शर्माता हुआ सौम्या के पास आया। वो क्या है ना सौम्या, मैंने सुना है कि खून देने से ना हमेशा जवान रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी दे ही दूं। मैं तो कहता हूं कि तुम भी खून दे दो, वरना लोग कहेंगे पति कितना हॉट है और पत्नी बुढ़ी। ये सुनकर सौम्या की खींच की सीमा ना रही। अभी अभी सौम्या के मन में जो राजवीर के लिए इज्जत का ई पैदा हुआ था, राजवीर ने खुद ही उसकी हत्या कर दी। यूं राजवीर, दिल कर रहा है तुम्हारा मुंह नोच लूं। तुम भी नोच लो, आज अपनी मम्मी की कमी पूरी कर दो। सौम्या कुछ और कहती, उससे पहले राजवीर ने फौरन ड्रामा बढ़ाते हुए बड़ी बेबाकी से सौम्या के आगे हाथ फैला दिया। अच्छा, कुछ पैसे दे दो ना प्लीज। पैसे? क्यों? राजवीर ने फौरन दोनों खाली जेबें बाहर लटका दी। अरे मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है सौम्या, इस बच्चे को क्या दूं? राजवीर ने पास खड़े घायल औरत के बच्चे को देख आंख मारी तो बच्चे ने भी बेचारा सा मुंह बना लिया। ये सब देख सौम्या ने एम्बैरेस्ड होकर उसकी जेबें अंदर की, पर्स से कुछ पैसे निकाले और हाथ में पटक दिए। ये लो पैसे और बंद करो अपना ड्रामा। राजवीर का प्लान सक्सेसफुल था। सौम्या इस ड्रामे में सारे सवाल भूल चुकी थी तो राजवीर ने दांत निपोड़ते हुए पैसे बच्चे के हाथ में रख दिए। मैडम को थैंक यू बोलो बेटा। सौम्या ने बच्चे को स्माइल दी और अपने चिकने घड़े पति को घूरती हुई बाहर जा खड़ी हुई। राजवीर तुरंत उसके पीछे गया। चलो दादी के पास चले, उनकी तबीयत की। अचानक सौम्या रुक गई और राजवीर उससे जा टकराया। आउच, दिखता नहीं क्या? सौम्या गुस्से में पलटी। वाह, अब याद आया दादी की तबीयत का। राजवीर मन में बोला, मैं तो गया था दादी के पास, मगर तुम्हारे प्यारे चाचा जी ने मेरी हीरो एंट्री कट कर दी।
सौम्या गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी तो वो हट्टा कट्टा लड़का कदम पीछे लेने लगा। तुम क्या करने वाली हो? थोड़ा डर लग रहा है तुमसे, सौम्या चिल्लाई। शट अप राजवीर, हर बात मजाक नहीं होती। मैंने कहा था दादी के पास जाओ, और तुम यहाँ खून बांट रहे थे जवानी के लिए। अरे उस औरत को जरूरत थी मेरी, और मुझे नहीं थी क्या? एक अजनबी के लिए वक्त है तुम्हारे पास, अपनी बीवी के लिए नहीं। राजवीर ने दो पल उसे देखा, फिर नजरें चुराई। एक बेवकूफ की किसको जरूरत? ड्रामा बंद करो। एक झूठी बोल देते कि तुम गए थे, कम से कम मुझे इमोशनल सपोर्ट तो मिलता। गलती तुम्हारी नहीं है, कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था मैंने तुमसे। मैं ही बेवकूफ हूं। वो चिढ़ती पैर पटकती वहां से चली गई और राजवीर ने अपना माथा पीट लिया। ओफो, अब कैसे बताऊं तुम्हें सौम्या, दादी को मैंने ठीक किया था, पर चाचा जी की धमकी की वजह से, और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं चुप हूं। राजवीर वहीं खड़ा था, पर सौम्या जा चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और अतीत की तस्वीरें उसकी आंखों में उतरने लगी। फ्लैशबैक। 1 मिनट रुको राजवीर, मां मेरे नुस्खे से ठीक हुई है, समझे? राजवीर पलटा तो चाचा जी बरसे। अगर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी की ना, तो तेरी बीवी सौम्या, उसे कंपनी से निकलवा दूंगा और सड़क पे ले आऊंगा। इसलिए याद रखना, तू यहां कभी आया ही नहीं। राजवीर कुछ बोलना चाहता है, लेकिन जुबान नहीं खुलती। वो बस आंखें नीची करके वहां से निकल गया। ये याद करते हुए राजवीर बुदबुदाया, कभी कभी सच बोलना सबसे मुश्किल होता है। पता नहीं मैं कब तुम्हें समझा पाऊंगा सौम्या। थोड़ी देर बाद एक वीरान से उजड़े घर के जर्जर गेट के सामने राजवीर खड़ा है। कब तक ये दोहरी जिंदगी जीनी पड़ेगी? मेरा बस चले तो पूरे मल्हान खानदान को सीधा कर दूं। पर सौम्या, उसकी आंखों में दर्द नहीं देख सकता, इसलिए आज फिर यहां दादी के लिए दवा बनाने आया हूं। इस घर में कभी राजवीर और उसकी मां रहते थे। ये घर किसी लैब से कम नहीं था, कई दवाओं के नुस्खे थे यहाँ। मां अब भी सांस लेती है यहाँ। इतने में फोन बजने लगा। स्क्रीन पर चमक रहा था कूड़े वाला कॉलिंग। राजवीर के होठों पर मुस्कान आ गई। लगता है कोई सुराग मिला है। राजवीर ने जैसे ही फोन उठाया, सामने से आवाज आई। हेलो सर। क्या पता चला? सर वो पर्ची, कुछ हाथ नहीं लगा। आपकी माँ का राज और वर्धन मेंशन में आपको किसने बुलाया, सब धुंधला है। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। आई थिंक सर हमें अब उनकी मदद ले लेनी चाहिए। नहीं, उनका यहाँ आना मतलब आफत को न्योता देना। तुम अपना काम करो, मैं देखता हूं। कहकर राजवीर ने फोन रखा और घर के अंदर बढ़ा कि तभी सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। व्हाट द हेल, किसने किया ये सब? पूरा घर उथल पुथल, अलमारी खुली, शीशे टूटे, कागज बिखरे हुए। उसने पैनिक होकर किसी को कॉल लगाया। यहां कोई आया था, सब कुछ उलट पुलट दिया है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन क्या? लगता है मुझे ही आना होगा। वो जो ढूंढ रहे हैं उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। हम मिलकर बात करते हैं, फोन भी सेफ नहीं है। राजवीर और परेशान हो गया। जैसे पहले कम आफतें थी, अब एक और सिरदर्द। तभी उसकी नजर फैले हुए सामान में पड़े लाल रंग के रेंच पर गई, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। बंटी भाई बीएम गैराज नियर मैरिट पेट्रोल पंप, घंटा घर। ये रेंच यहां क्या कर रहा है और कौन है ये बंटी? अब ये गुत्थी सॉल्व करने के लिए तो उनको ही पकड़ना पड़ेगा। कहते हुए राजवीर ने वो रेंच मुट्ठी में भींच लिया। थोड़ी देर बाद राजवीर ऑटो से उतरा तो सामने सुनसान मैरिट पेट्रोल पंप, जंग लगे बोर्ड, टूटी बेंच और एक कुत्ता जम्हाई लेता हुआ दिखाई दिया। यहां तो कबूतर और कुत्ते ही ड्यूटी पर है, बंटी भाई कहां मिलेगा? हताश राजवीर वापस जाने लगा कि अंदर बंद ऑफिस से कुछ लोगों के हंसने की आवाज आई। साले चीटिंग करता है अभी लोग। ये आवाज तो पीछे से आ रही है। राजवीर पीछे पहुंचा तो देखा कि कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी पत्ते खेल रहे थे। दारू और चखना जोरों शोरों पर था। हाथ में रेंच लिए राजवीर तुरंत खिड़की से अंदर कूदा तो उनके मजे में खलल पड़ गई। ये बंटी कौन है? राजवीर को वहां देख सब शॉक्ड रह गए। भाई का रेंच? और तू अंदर कैसे आया बे? जैसे तुम मेरे घर के अंदर आए। राजवीर का इतना कहना था कि सब लोगों के चेहरों के भाव बदल गए और तभी एक गंजे आदमी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। साले मुझे तो कहा गया था कि तू बेवकूफ है, पर तू तो यहां तक आ गया है।
अरे बंटी भाई, बेवकूफी तो है जो यहाँ चला आया। ये कहकर बंटी और उसका साथी जोर से हंसा, लेकिन राजवीर ने सीधा सवाल पूछा, क्या ढूंढने गए थे मेरे घर पर? राजवीर उनकी ओर बढ़ने लगा। ये देख बंटी अपने साथियों के साथ उठ खड़ा हुआ और अचानक हाथ में पकड़ा ग्लास राजवीर के मुंह पर फेंका, जिससे उसके गाल से खून निकल आया। खून अंगूठी से पोंछते हुए राजवीर की त्योरियां चढ़ गईं। मैंने मुंह चलाया और तूने हाथ। ये अच्छा नहीं किया तूने बंटी, यही स्टाइल है अपना, और तूने यहाँ आकर गलती कर दी, क्योंकि अब तू यहाँ से जाएगा तो सही, मगर डायरेक्ट नरक। तभी 3-4 पंटर जोर से हंसे और बंटी का सबसे खास गुंडा रेजर सांड की तरह राजवीर की तरफ दौड़ा और राजवीर की आंखें बड़ी हो गईं। अरे डेढ़ पसली, तुझे मारकर पाप नहीं कर सकता मैं, चल हट। राजवीर कूद के सामने से हटा तो रेजर सामने दीवार में बिजली के खुले बोर्ड से जा टकराया। चारों तरफ चिंगारी और खड़े बालों से अकड़ चुका डगमगाता हुआ रेजर जमीन पर गिरा तो राजवीर ने बंटी को देख अफसोस जताया, आउच, ये तो ओवर हो गया और डायरेक्ट नर्क तो ये चला गया। रेजर की हालत से बाकी पंटर गुस्से से आग बबूला हो गए तो बंटी का दूसरा गुंडा कटर राजवीर का गला पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। तेरी तो मैं, अरे रुको रुको यार, देखो आई हेट मारपीट, नो नो। राजवीर ने बड़ी फुर्ती से पास पड़ी एक नुकीली टीन की पट्टी उठाकर अपने सामने कर दी। कटर के हाथ में राजवीर के गले की जगह वो नुकीली पट्टी आ गई और वो बुरी तरह चिल्लाया, मार दिया रे। कटर रोता चिल्लाता दूर भागा तो राजवीर बंटी की तरफ मुड़ा और अपने गाल पर लगी चोट से निकलते खून की तरफ इशारा किया। अब तेरा क्या होगा रे बंटी? अपने साथियों का हाल देख बंटी का गला सूख गया, मगर वो अपना डर छिपाता झूठी हंसी हंसता पीछे हाथ में चाकू खोल राजवीर की तरफ बढ़ा। अच्छी कलाबाजी कर लेता रे तू तो, सर्कस में बंदर है क्या? राजवीर कुछ समझता उससे पहले बंटी बिजली की तेजी से चाकू राजवीर के पेट में घुसाते हुए बोला, बंटी शेर है शेर, तो जैसा बंदर नहीं, क्या समझा? मगर ये क्या, अगले ही पल बंटी के एक्सप्रेशंस बदल गए और राजवीर की जगह बंटी की चीख निकली। चाकू राजवीर के पेट में नहीं बल्कि बंटी की कलाई राजवीर के मजबूत हाथ में मुड़ी हुई थी। बंटी की दर्द से जान निकली जा रही थी। छोड़ दे बाबू, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया तेरे घर, किसी ने भेजा मेरे को, छोड़ दे। किसने भेजा? बोल। वो आदमी बहुत डेंजरस है बाबू, लोग कांपते हैं उसके नाम से, और वो तुझे छोड़ेगा नहीं बाबू। कौन आदमी? नाम बता उसका। आंखों में दहशत लिए बंटी हांफते हुए बोला, उसको सब साया कहते हैं भाऊ, उसका नाम है। कि तभी राजवीर शॉक्ड रह गया। वही वहां से थोड़ी दूरी पर एक अंधेरे नुमा कमरे में एक आदमी भागता हुआ पहुंचा। बंटी भाई फेल हो गए, अब राजवीर को समझ आ जाएगा कि ये खेल कौन खेल रहा है। आखिर कौन है सबके पीछे? क्या विराज ही खेल रहा है ये घटिया खेल राजवीर के साथ, या कोई और दुश्मन भी है उसका? और क्या ढूंढने गया था बंटी राजवीर के घर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को दीवानी नूनली आरजे रेवांश। साया, बात गोल गोल मत घुमा, नाम उगल वरना जुबान खींच लूंगा। राजवीर ने बंटी को धमकी दी तो बंटी हांफते हुए दीवार से जा सटा। उसका नाम। मगर नाम बोलने से पहले एक गोली चली। ये गोली राजवीर को छूती हुई बंटी के भेजे के आर पार हो गई। ये गोली मेरे लिए थी या बंटी के लिए? किसने मारी होगी? अगले पल राजवीर को बाहर से मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज आई और वो तुरंत कातिल को पकड़ने भागा, पर वो गायब हो चुका था। राजवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर। मुझे उस को नहीं पड़ेगा, चाहे जमीन आसमान एक करने पड़े। लेकिन तभी उस अंधेरे में 4 बड़ी बड़ी गाड़ियों ने राजवीर को घेर लिया और गन लिए कमांडो राजवीर के सामने आ खड़े हुए। क्या राजवीर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया था? राजवीर अपने दिमाग में एस्केप प्लान बना ही रहा था कि तभी गाड़ी से एक यंग लड़का दौड़ कर आया। सर, आर यू ओके? जस्ट शट अप समीर, व्हाट द हेल यू आर डूइंग हियर? वो लड़का समीर था जिसने नर्वस होकर बताया, अब सॉरी सर, आई नो आपने मुझे ओपनली आपके सामने आने से मना किया था, बट आपकी वॉच के सेंसर्स ने एक गन शॉट डिटेक्ट किया, इसलिए आपको ट्रेस करके हम सब। समीर अपनी बात पूरी करता उससे पहले राजवीर भड़क गया। हम सब क्या? मुझे प्रोटेक्ट करने आए?
समीर ने हाँ में सिर हिलाया और डर से गर्दन नीची कर ली। राजवीर ने सारे गार्ड्स को देखा और पूछा, मैंने तुम सबको एक काम के लिए हायर किया है, मेरे घर की सिक्योरिटी। वो तो तुम लोगों से हुई नहीं और यहाँ मुझे बचाने सेंसर अलर्ट से आ गए। गिव मी अ गुड रीजन व्हाई आई शुडंट फायर यू ऑल। सबकी नजरें झुक गई। मेरे घर की सारी चीजें उथल पुथल हो गई और वो गायब हो सकती थी। तुम समझते हो उसका मतलब? हमारी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता था समीर। समीर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और राजवीर वहां से जाते हुए एक बार फिर मुड़ा। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। कौन है इस सबके पीछे? मुझे सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए और इस बार मैं कोई स्टोरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कहकर राजवीर अपने गार्ड्स और गाड़ियों को छोड़ एक आम सा ऑटो पकड़कर अपनी आम सी जिंदगी में वापस निकल गया। बंटी की मौत और अपने दुश्मन के बारे में सोचता हुआ राजवीर घर पहुंचा। दुश्मन ढूंढने गया था, एक आदमी की मौत की वजह बनकर आ गया। कौन था ये बंटी? किसने भेजा होगा उसे मेरे घर पर? मारपीट की वजह से उसके कपड़ों पर लगी धूल और गाल पर लगी खरोच देखकर सौम्या अचानक सोफे से उठी। अरे ये क्या हालत बना रखी है? मैले कपड़े, ये चोट, किसी से झगड़ा हुआ क्या? मगर राजवीर उसी इंसिडेंट में डूबा, उसकी तरफ देखे बिना अपने कमरे में चला गया। गोली मेरे लिए थी या बंटी के लिए? कौन मारना चाहता है मुझे? राजवीर को खुद में खोया देख सौम्या परेशान हो गई। आई एम श्योर बाहर भी लोग इसको बुली करते होंगे। सीधा सा जो है, ना जाने किससे मार खाकर आया है। घर में भी बेइज्जती और बाहर भी। राजवीर तो बंटी के गम में था और सौम्या उसकी हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी। दूसरों से क्या कहूं जब मैंने ही आज उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। वो बेचारा भूलेपन में ही सही किसी की मदद ही तो कर रहा था और मैंने उसे कितना सुनाया। सौम्या ने भारी मन से कमरे की तरफ देखा। मैंने गलती की है तो उससे माफी भी मांगूंगी। सौम्या मन मसोसती कमरे में गई और शावर की आवाज सुनकर ठिठक गई। लो, ये तो नहाने चला गया। तभी उसे कुछ याद आया। जब तक ये आएगा मैं अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती हूँ। सौम्या ऊपर के कबर्ड से सीढ़ी पर चढ़कर डॉक्यूमेंट्स निकालने लगी कि तभी एक भारी लगेज ऊपर से डिसबैलेंस होकर उसके ऊपर गिर पड़ा। उसने घबराकर डर से आंखें बंद कर ली, मगर उसे अपनी कमर पर एक गर्माहट भरा मर्दाना टच फील हुआ और उसने झटके से आंखें खोली। कौन है? सामने राजवीर किसी हीरो की तरह उसे थामे खड़ा था। मस्कुलर, कसा, गीला बदन, कमर पर टॉवल, एक हाथ में सौम्या और दूसरे हाथ में हवा में लटका भारी लगेज। जहां सौम्या अपने पति के इस रूप को देखकर पलके तक नहीं झपका पा रही थी, वहीं राजवीर भी थोड़ी देर पहले उस पर हुए जानलेवा हमले को भूल गया और मनी मन चहक उठा। ये क्या हो रहा है आज? ऊपर वाला मुझ पर इतना मेहरबान कैसे? सौम्या उसके कसे मजबूत हाथ महसूस कर खो गई। ये इतना स्ट्रांग है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। एकदम हीरो जैसी बॉडी, एंट्री भी हीरोइक ही मारी है। तभी अचानक राजवीर को अपनी स्मार्ट वॉच में एक नोटिफिकेशन आया और वो होश में आया। उसने सौम्या का ध्यान भटकाने के लिए कहा, अब बहुत भारी हो तुम सौम्या। मेरा हाथ। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या सोच रही हूं मैं? हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है बस, प्यार इमोशंस नहीं, ओनली पेपर वर्क। समझी सौम्या? उसने राजवीर को देखा। वो आड़े टेढ़े मुंह बनाता हवा में लटका लगेज बैलेंस कर रहा था। प्लीज नीचे उतरो यार, ये लगेज मुझ पर गिर गया ना तो मेरा हैंडसम फेस खराब हो जाएगा। सौम्या बुरी तरह चढ़ गई। वो राजवीर को धक्का देकर सीढ़ी से उतरने लगी कि अचानक राजवीर का टॉवल सरक गया और वो दोनों जोर से चिल्लाए। राजवीर ने बैग फेंका और मन में ही भगवान को कोसा। हे भगवान, आपकी तो तारीफ ही नहीं करनी चाहिए, दुश्मनी पर उतर आते हो। सौम्या की नजरों में वैसे भी मेरी कौन सी इज्जत है जो आज पूरा ही नंगा कर दिया आपने। उसने जल्दी से सौम्या के पैरों तले दबा टॉवल खींचा। छोड़ो छोड़ो मेरा टॉवल। मगर दोनों डिसबैलेंस होकर बेड पर जा गिरे। राजवीर कमर पकड़कर दर्द में कराता हुआ टॉवल टटोलने लगा। शिट, ये सब क्या हो गया? सौम्या शर्म से लाल होकर आंखें बंद कर चिल्लाई, कपड़े नहीं है तुम्हारे पास जो टॉवल में घूम रहे हो? अरे मैं कपड़े पहनता तो आज तुम लगेज के नीचे होती मैडम। उसके हाजिर जवाब से सौम्या दिल पर हाथ रख सुस्ताई। मगर तभी राजवीर के बदन से गिरी पानी की बूंद उसके माथे पर आ टपकी और उसके सारे बदन में करंट सा दौड़ गया। उसने छिपकर राजवीर के सख्त बदन को देखा। मेरा इस शादी को लेकर नजरिया बदल रहा है, या ये राजवीर, मैं कभी राजवीर के बारे में ऐसा भी सोच सकती हूँ? यकीन नहीं होता। दोनों आज शादी के इतने सालों बाद पहली बार इतने करीब आए थे। दिल की धक धक के बीच राजवीर की नजर सौम्या की चोर नजरों पर पड़ी। मत देखो ऐसे मुझे सौम्या, कहीं मैंने अपना काबू खोया तो जिंदगी भर पछताओगी। सौम्या ने झिपकर नजरें हटाई और ऊपर से उठी। वो राजवीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
कहते हुए वो रुकी तो राजवीर तेजी से पलके झपकाते हुए बोला, जल्दी कह दो, मैं कब से सुनना चाहता हूं। क्या? कुछ नहीं, मुझे पता है डिनर का टाइम हो गया और तुम्हें कुछ टेस्टी खाना है, यही ना? सौम्या ने अपना माथा पकड़ लिया कि तभी बाहर कुछ टूटने की आवाज आई। यह आवाज कैसी है? सौम्या घबरा कर उठी और बाहर भागी। वहीं राजवीर को भी मौका मिल गया और उसने तुरंत किसी को कॉल मिला दिया। बंटी को इतने पैसे सिर्फ मेरे घर पर चोरी करने के लिए कौन दे सकता है? इसका मतलब ये साया कोई आम आदमी नहीं है। हमें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उस तक जल्द पहुंचना पड़ेगा। समीर। राजवीर ने फोन रखा ही था कि बाहर से आती चिल्लाने की आवाजें सुनकर वो फौरन भागा। बाहर मोहिनी की बातें सुनकर उसके कान खड़े हो गए। सड़क पर आ जाएंगे हम अब सौम्या, भीख मांगेंगे, भीख। अरे कुछ बताओगी भी मॉम, आखिर हुआ क्या है? बर्बाद हो गए हम, बर्बाद। तेरे पापा और मैं तो पहले भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं थे। अब मॉम जी ने तुझे भी नौकरी और बोर्ड से बाहर कर दिया। अब तो रोटी और कपड़ा भी श्याम भाई साहब से मांगना होगा। सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। व्हाट? इधर राजवीर कान लगाए खड़ा सब कुछ सुन रहा था। ओह गॉड, तो चाचा ने अपना रंग दिखाई दिया। दादी को ठीक करने का क्रेडिट भी हड़पा और सौम्या की जगह भी। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। वहीं जहां राजवीर गुस्से में आ गया था, सौम्या का भी बाहर यही हाल था। दादी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं अभी बात करती हूं उनसे। मगर मोहिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, वो तुझे कंपनी में तेरी जगह देने को रेडी हैं। मगर क्या मॉम? अगर तू दादी की वो शर्त मान ले जो उन्होंने 3 साल पहले रखी थी। सौम्या की आंखें उस शर्त के नाम से फटी रह गईं। व्हाट? शर्त? कैसी शर्त मॉम? सौम्या शॉक्ड होकर सोफे पर बैठ गई और उसकी मां उसे समझाने लगी। मान जा सौम्या, मान जा, वरना तेरी जिद हमें कंगाल करके छोड़ेगी। फैसला तेरे हाथ में है बेटा, या हमें जान से मार दे या अपनी दादी की बात मान ले। जहां सौम्या हक्की बक्की रह गई, वहीं राजवीर शॉक्ड। ये क्या नाटक है? दादी और चाचा सासू मां और सौम्या पर किस बात का प्रेशर बना रहे हैं? ऐसी कौन सी शर्त है ये? बात जो भी हो सौम्या, मगर मैं हर वो कंकड़ रास्ते से हटा दूंगा जो तुम्हें चुभेगा, फिर चाहे वो कंकड़ दादी हो या चाचा। जहां राजवीर सौम्या के लिए परेशान था, वहीं सौम्या की आंखों से आंसू बह उठे। शर्त मान ली तो अपना जमीर खो दूंगी, नहीं मानी तो मॉम डैड को। अब क्या करूं मैं? उसने सामने अपनी रोती मां को देखा। मॉम मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, कहकर वो सुबह देर रात घर से बाहर निकल गई और राजवीर का मन सौम्या को उदास देखकर बेचैन हो उठा। कहीं सौम्या कोई गलत फैसला ना ले ले, इसलिए मुझे ये शर्त कौन सी चिड़िया है इसका पता लगाना होगा। मगर कैसे? साला ऊपर से साया भी मेरे सर पर आकर बैठ गया है। सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही आ गई हैं। मैं रात में साय को ढूंढता हूं और सुबह सौम्या से बात करूंगा, कहकर राजवीर चुपके से अपने छोटे से रूम में अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। राजवीर कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी जिंदगी में उथल पुथल करने वाला कोई और नहीं, विराजवर्धन था, जो अपने घर पर चिल्ला रहा था। साला मंदबुद्धि राजवीर बंटी तक पहुंच गया और वो 2 कौड़ी का गुंडा मेरा नाम लेने चला था, इसलिए उसका ऊपर का टिकट कटवा दिया। उसके सामने बैठा उसका जिगरी दोस्त चिरंजीव उर्फ चिरकुट बोला, ओ भाई, राजवीर अगर बेवकूफ होता ना तो बंटी तक कभी नहीं पहुंचता। अब उसका भाई मोंटी तेरे खून का प्यासा हो गया है। तूने उसके भाई को मारकर मुसीबत मोल ले ली है। कम ऑन चिरकुट, मोंटी जैसे कीड़े मैंने बचपन से रौंदे हैं, इसे भी मिटा दूंगा और उस राजवीर की तो ऐसी गेम बजाऊंगा ना कि मरने के बाद भी मुझे याद रखेगा। विराज ने अपने नाम को बचाने के लिए अपने दूसरे आदमी से बंटी को मरवा दिया था और अब मोंटी उसका दुश्मन बन बैठा था, जिसे विराज हल्के में ले रहा था। वो दारू के नशे में झूमता एक लड़की को लेकर कमरे में चला गया, मगर वहीं बैठा चिरकुट सिचुएशन को भांप रहा था। मुझे राजवीर बहुत टेढ़ी खीर लग रहा है, कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। वही रात भर ना जाने राजवीर लैपटॉप पर क्या करता रहा, लेकिन उसे नहीं पता चला कि उसे कब नींद आ गई। सुबह वो लेट उठा और सौम्या के रूम में आया तो देखा कि वो रेडी होकर कहीं निकल रही है। ये सौम्या इतनी सुबह सुबह कहां जा रही है? कहीं दादी से उस शर्त की बात करने तो नहीं जा रही? मुझे भी जाना होगा साथ। उसने हिम्मत कर सौम्या से पूछा, सौम्या कहां जा रही हो तुम? सौम्या ने उसे एक नजर देखा और बिना जवाब दिए बाहर जाने लगी तो राजवीर चप्पल पहनकर तेजी से उसके पीछे दौड़ा। मैं भी चलूंगा साथ। सौम्या ने मन में सोचा, नहीं, मैं इसे अपने साथ तो बिल्कुल नहीं ले जा सकती।
इसका क्या कसूर है? इसलिए उसने साफ मना कर दिया। मैं कोई पार्टी करने नहीं जा रही हूं, काम से जा रही हूं। तुम क्या करोगे? तुम हॉस्पिटल चले जाओ, क्या पता किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। सौम्या ने राजवीर को कल के लिए टॉन्ट मारा था। अरे बाबा सॉरी ना, मुझे दादी के पास जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझे साथ ले चलो, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। कहकर राजवीर जल्दी से कार की ड्राइविंग सीट की तरफ दौड़ा और सौम्या के माथे पर पसीना आ गया। कैसे रिएक्ट करेगा राजवीर जब सच आएगा उसके सामने? राजवीर की नजरें सड़क पर थी, लेकिन दिमाग दौड़ रहा था और सौम्या बार बार अपने फोन में कुछ देख रही थी। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है और सौम्या कहां जा रही है। ना बताने का मतलब कुछ बड़ा है। तभी राजवीर का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर राजवीर की आंखें सख्त हो गईं। लगता है समीर को उस आदमी का पता चल गया है, लेकिन सौम्या की वजह से उसने फोन कट कर दिया। मगर अगली पल समीर फिर से कॉल करने लगा। तभी सौम्या चिल्लाई, अपना फोन साइलेंट कर लोगे प्लीज राजवीर, मेरा ऑलरेडी बहुत सिर दर्द हो रहा है। राजवीर ने फिर कॉल कट किया और बुदबुदाया, I'm sure कुछ अर्जेंट है, वरना समीर दोबारा कॉल नहीं करता। लेकिन अभी सौम्या से जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ समीर ने कार के स्टीयरिंग पर हाथ मारा। सर फोन पिक नहीं कर रहा है। उन्हें नहीं पता कि कितना बड़ा कांड हो गया है और आगे क्या हो सकता है। 40 मिनट बाद सौम्या ने एक बड़े से विला के बाहर गाड़ी रुकवाई तो राजवीर ने हैरत में पूछा, ये किसके घर आए हम सुबह सुबह? थोड़ा वेट करो, सब पता चल जाएगा। सौम्या ने बेल बजाई और दरवाजा खुलते ही एक 6 फीट का लंबा गोरा चिट्टा घने बालों वाला हैंडसम लड़का सौम्या को देखकर मुस्कुराया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे पता था तुम दादी की शर्त मान जाओगी और मेरे पास ही आओगी स्वीट हार्ट। ये सुनते ही राजवीर शॉक्ड सा सौम्या को देखने लगा। तभी उज्जवल आगे बढ़ा और उसने सौम्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे किस करने ही वाला था। बहुत मिस किया मैंने इन होठों को। वो आगे बढ़ता, उसके पहले राजवीर ने उसे कॉलर से खींचकर दूर किया। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? उज्जवल जोर से हंसा, मेरी होने वाली बीवी के एक्स पति, चल तेरी ये गलती के लिए तुझे माफ करता हूं। गुस्से में पागल राजवीर ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा कि सौम्या चिल्लाई, उज्जवल सच कह रहा है। राजवीर के होश फाख्ता हो गए। तो क्या सौम्या ने दिया है राजवीर को धोखा? आखिर क्या शर्त है दादी की? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उज्जवल इज राइट। राजवीर ने शॉक्ड होकर सौम्या की तरफ देखा। क्या कहा तुमने? तभी उज्जवल बीच में बोला, क्यों इस गरीब निठल्ले और अनपढ़ पर वक्त जाया कर रही हो सौम्या? थोड़ा मेरे पास आओ, तुम तो आज भी उतनी हॉट और सेक्सी हो। जहां राजवीर की मुट्ठियां कस गईं, वहीं सौम्या अनकंफर्टेबल हो गई। तभी राजवीर दोनों के बीच आकर खड़ा हुआ और उसने बड़ी सख्ती से सौम्या से पूछा, तुम मुझे साफ साफ बताओगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं? वो कुछ बोल ही नहीं पाई और उज्जवल बुरी तरह चढ़ गया। ओए जीरो, फालतू का हीरो मत बन, बीच में से हट, क्योंकि अब सौम्या को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने राजवीर को धक्का देना चाहा, मगर वो टस से मस ना हुआ और उज्जवल चौंक गया। सौम्या, अपने 2 कौड़ी के पति को निकालो यहां से, मुझे अपनी होने वाली बीवी से प्राइवेट में कुछ बात करनी है। कहते हुए उज्जवल की नजर सौम्या के बदन पर थी और वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे सौम्या उसकी खरीदी हुई जागीर हो। ये देखकर राजवीर का खून खौल उठा। तेरी तो मैं साले हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। वो कुछ करता उससे पहले सौम्या के शब्द उसके दिल में किसी तीर की तरह चुभे। रुको राजवीर, मैं मजबूर हूं, मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। छोड़ना होगा? लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है सौम्या? राजवीर जोर से चिल्लाया, मगर उतावला उज्जवल यहां भी कबाब में हड्डी बन गया। तो जैसे नाकारा से मुक्ति जो चाहिए इसे, फिर भी तुझे जवाब दे देता हूं, उसके बाद यहां से 9-2-11 हो जाना फटीचर। तब उज्जवल ने राजवीर को बताया कि सौम्या के प्यारे डॉक्टर चाचा श्याम की वजह से उसके दादाजी मौत की कगार पर हैं। इसलिए मैंने सौदा किया है सौम्या के साथ, या तो अपने चाचा जी और परिवार की इज्जत बचाने के लिए ये मुझसे शादी कर ले, या फिर अपने परिवार को सड़क पर आते हुए देखे। सौम्या ऐसा कभी नहीं करेगी। सौम्या को मेरी शर्त माननी पड़ेगी लल्लू लाल, क्योंकि ये तेरी तरह नाकारा और बेशर्मी की जिंदगी नहीं जीना चाहती। इतनी खूबसूरत लड़की सड़क पर कैसे रहेगी, कैसे खाएगी, कैसे नहाएगी? कहते हुए उसने किसी गली के गुंडे की तरह अपने होठों पर जीभ फेराई और सौम्या को खा जाने वाली नजरों से देखा।
तभी राजवीर ने उसका जबड़ा अपने हाथों से कस दिया। मेरी सौम्या को घटिया नजरों से देखा भी तो साले तेरी आंखें नोच लूंगा। राजवीर का ये रूप देखकर उज्जवल की आंखें फटी की फटी रह गईं और सौम्या का दिल तो निकलकर सीने से बाहर आ गया। उसने खींचकर राजवीर को उज्जवल से अलग किया। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। एक नंबर के नाकारा पति हो तुम राजवीर, इसलिए आज मुझे दादी और उज्जवल की ये बेबुनियाद शर्त माननी पड़ रही है। लेकिन सौम्या तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसा? ये ना करूं तो और क्या करूं? क्या छुड़वा सकते हो तुम चाचा जी को? क्या कर सकते हो उज्जवल के दादाजी को ठीक? क्या दादी के लिए आइडल दामाद बन सकते हो? नहीं ना। इसलिए प्लीज चले जाओ यहां से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि तुमने कभी खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं की। गेट आउट राजवीर। राजवीर के दिल में सुइयां चुभ रही थी। सौम्या की एक एक बात सही थी, लेकिन राजवीर की मजबूरी ने उसके हाथ बांध रखे थे। वही ये तमाशा सबसे ज्यादा एंजॉय उज्जवल कर रहा था। अब निकलेगा यहां से या धक्के मार कर निकलवाऊं? तभी अंदर से उसकी बहन पैनिक होती हुई बाहर आई। ब्रो जल्दी अंदर आओ, पापा बुला रहे हैं, वो दादू। और बात पूरी किए बिना उज्जवल के साथ अंदर दौड़ गई। उसके जाते ही राजवीर ने सौम्या की तरफ देखा। अगर कहूं कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं तो क्या मुझ पर भरोसा करोगी? क्या करोगे तुम? राजवीर उसकी आंखों में देखता रहा और सौम्या को आज फिर राजवीर में एक अलग स्पार्क दिखाई दिया। उसके मन में एक उम्मीद जगी कि शायद राजवीर उसे इस शर्त से फ्री करवा दे। लेकिन तभी राजवीर के फोन पर एक मैसेज आया और राजवीर तुरंत उस मैसेज को रीड करने लगा। यह देखकर सौम्या को बहुत गुस्सा आया और उसने मन में सोचा, किससे उम्मीद करने लगती हूं मैं? इतनी सीरियस सिचुएशन में भी इसे अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक करने की पड़ी है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये कोई आम मैसेज नहीं था। ये राजवीर की जिंदगी बदलने वाला था। वो फटी आंखों से पढ़ रहा था। वक्त नहीं है तुम्हारे पास। तुम जिसे दुनिया से छुपा रहे हो उसे सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही भेजे गए लोकेशन को देखकर राजवीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, मुझे वहां पहुंचना होगा। तभी सौम्या ने उसे खोया देख उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। क्या सच में तुम कुछ कर सकते हो? राजवीर का सिर घूम गया। एक तरफ सौम्या है और दूसरी तरफ वो। क्या करूं मैं? जहां राजवीर किसी बड़ी मुश्किल में फंस चुका था, वहीं उसकी बर्बादी का तमाशा सौम्या की दादी सावित्री अपने घर पर बना रही थी। बस जल्दी वो निकम्मा राजवीर सौम्या को तलाक दे और उज्जवल से उसकी शादी हो जाए, फिर हमारी